हेलो हाय एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का, बताइएगा ज़रूर। मेरा तो हाल चाल थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसी वजह से आप लोगों को कल वीडियो नहीं मिल पाई। हो सकता है कल हम सुपर संडे विद चार्ली में भी ना मिल पाएँ। कोई बात नहीं, मंडे को हम मिलेंगे फिर से। तो आज मैंने सोचा सैटरडे शॉर्ट्स में मिला जाए। और चलिए फिर बिना किसी देर के हम जो है अपना डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि ये जो सैटरडे शॉर्ट्स वाले आपके नोट्स मैं करा रही हूँ ये आप लोगों को हेल्पफुल है कि नहीं। मुझे लगा कि कुछ वन लाइनर आपके पास रहेगा जिससे आपने कम टाइम में और एक सटीक चीज़ आपके पास रहेगी। तो आप एग्ज़ाम के टाइम अगर जैसे एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले भी आपने रिवाइज कर लिया तो कम से कम अगर कुछ पॉइंट्स इसमें से फंस गए तो आपको बड़ा मतलब हेल्प हो जाएगी। तो ये चीज़ आप बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। अगर नहीं आप लोगों को लग रहा है कि यूज़फुल है तो इसको मतलब इस सीरीज़ को बंद कर दिया जाए या फिर इसको कंटिन्यू रखा जाए। इसको आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के जो है स्टार्ट करते हैं। आज भाई कोई ब्रेकफास्ट नहीं है, बीमार इंसान ब्रेकफास्ट नहीं बना सकता, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है मेरी, तो इसलिए आज हम डायरेक्ट जो है स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर पे है अल्ब्यूमिन प्रोटीन दैट अकर्स इन ब्लड प्लाज्मा। सबको पता होगी ये बात, पर मैंने सोचा यहाँ पे भाई बिल्कुल मेंशन कर दिया जाए तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अल्कोहलिज्म क्या है? क्रॉनिक एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड नॉर्मल ब्रीदिंग इज डिस्टर्ब। तो ये बात आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा अगर किसी ने लंबे समय से और ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल का यूज़ किया है तो उसकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इन सब ये जो जितने भी हम पढ़ रहे हैं टर्म्स, इनमें बस यही किया जा सकता है कि आपसे डिटेल दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इसको क्या कहते हैं या ये किस नाम से जाना जाता है। ये इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और या तो हो सकता है आपको यही दे दिया जाए और आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, इस तरीके की चीज़ें। इसके बाद है एलुरॉन लेयर। ये आपके अनाजों के बारे में बात हो रही है। अभी मैं अनाजों के बारे में मंडे को पढ़ाऊंगी तो उसमें भी आएगा ये क्या है? द सिंगल लेयर ऑफ लार्ज सेल बिटवीन द ब्रान कोट एंड एंडोस्पर्म ऑफ सीरियल ग्रेन्स रिच इन प्रोटीन मिनरल्स एंड विटामिन। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो अनाज होता है उसमें 3 लेयर होती है। तो उन 3 लेयर में क्या, एक लेयर ब्रान कोट है और दूसरी आपकी एंडोस्पर्म है। तो ये क्या है? उसके बीच की एक लेयर होती है, अनाजों के बीच की लेयर होती है ये। और जो क्या है, रिच इन जो प्रोटीन मिनरल्स मतलब आपके खनिज लवण और विटामिन्स जो है इसमें काफ़ी मात्रा में होते हैं। इसके बाद एक टर्म है एम्बुलेटरी, एबल टू वॉक। समझ पा रहे हैं आप? इसमें हो सकता है एबल टू वॉक या किस टर्म से जाना जाता है, तो इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। 5th नंबर पे है एमनोरिया, द स्टॉपेज ऑफ द मंथली मेंस्ट्रुअल फ्लो। मंथली मेंस्ट्रुअल फ्लो आप समझ रहे हैं कि मतलब मंथ में अगर ये चीज़ बंद हो जा रही है तो उसको हम जो है एमनोरिया के नाम से जानते हैं। ये जो एमनोरिया है ये आपका डीएसएसबी का जो होम साइंस का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। एमनियोसेंटेसिस, अ टेस्ट टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द फीटस इन यूट्रस। कहने का मतलब एक तरीके का ये टेस्ट है, वो क्या निर्धारित करता है कि जो फीटस है मतलब बेबी जो है उसका यूट्रस में क्या पोजीशन है, किस स्टेटस में है वो, ठीक है या कोई दिक्कत हो रही है, ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, उस टेस्ट को हम लोग एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। ये टर्म भी आपका डीएसएसबी में पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख सकते हैं। अमाइलेज एंजाइम्स salivary and pancreatic that hydrolyze starch and glycogen to maltose, tyline and amylopsin। कहने का मतलब जो अमाइलेज एंजाइम है आपका वो क्या है, आपकी सलाइवा में भी होता है और हमारा जो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाज में से कई सारे जूस निकलते हैं ना, वहाँ से भी जो है जूस मतलब वही आपका एंजाइम, वहाँ से भी ये अमाइलेज निकलता है। तो ये क्या करता है, किन किन चीज़ों को हाइड्रोलाइज करता है? जो आपका स्टार्च है, स्टार्च और ग्लाइकोजन को किस चीज़ में बदलता है? माल्टोज में और टाइलिन में और अमाइलोप्सिन में, ठीक है। 8th है हमारा एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? पेन इन हार्ट मसल्स ड्यू टू रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई। एंजाइना पेक्टोरिस एक तरीके का डिसऑर्डर है जो क्या होता है, कब होता है वो? पेन इन हार्ट मतलब आपके जो हार्ट की मसल्स हैं उनमें पेन होता है। क्यों होता है? रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है तो हार्ट में पेन होता है। इस वजह से आप कह सकते हो कि अगर ये चीज़ आगे बढ़ती जाएगी तो आगे हार्ट अटैक की चीज़ें जैसी मतलब सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। एक सेकेंड आप लोग रुकना, सॉरी बीच में ऐसे पॉज कर दिया। इसके बाद है आपका 9th जो है वो क्या है? एनाटो, येलो कलरिंग मैटर। ये ऐसा एक मतलब सब्सटेंस है जो क्या देता है? येलो कलर, ठीक है, मतलब फूड में ऐड करते हैं इसको। इसके बाद 10th है हमारा एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या है? लॉस ऑफ एपेटाइट, कि मतलब भूख खत्म हो जाती है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डाइट प्लान पढ़ेंगे तो। उसमें क्या है कि मतलब भूख खत्म हो जाती है और लोग मतलब खाना वगैरह अवॉइड करते हैं। इसके बाद क्या है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? लॉस ऑफ
एपेटाइट ड्यू टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। कहने का मतलब किसी को मानसिक रूप से या हाँ मतलब वही मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत तनाव हो रहा हो तो उसमें क्या होता है, भूख जो है ख़त्म हो जाती है, तो उस टर्म को हम लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है मेन जो है, जब ये एडोलसेंस में होने वाला एक आप कह सकते हो कि डिसऑर्डर है एक तरीके का। इसमें बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप को जो है मतलब ये करते हैं कि हम बहुत पतले होना चाहते हैं, बहुत डाइट पे आ जाते हैं, खाना नहीं खाते, बहुत योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इस तरीके का है ये। इसके बाद है एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री क्या है ये तो आप जानते ही होंगे। एंथ्रोपोमेट्री द साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइज, वेट एंड प्रोपोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इससे क्या होता है कि हमारा जो एक मानव शरीर है उसका साइज़ क्या है, मतलब उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, और उसके जो क्या बोलते हैं ये आर्म्स हैं उनका साइज़ क्या है, आपकी जितनी भी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उनका मेजरमेंट किया जाता है एंथ्रोपोमेट्री के थ्रू। इसमें कई सारे क्या कहते हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स है और कई सारे तरीके से मतलब मेज़र किया जाता है। इसको भी हम पढ़ेंगे कौन कौन से मेथड से, कई मेथड होते हैं इसमें, कौन कौन से मेथड से कैसे कैसे मेजरमेंट किया जाता है। इसके बाद 13 है हमारा एंटी विटामिन। एंटी विटामिन का मतलब है अ सब्सटेंस दैट इनएक्टिवेट अ विटामिन और इनहिबिट्स इट्स सिंथेसिस। कहने का मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, जो विटामिन के यूज़ को इनएक्टिव करे, उसको यूज़ होने से रोके, या फिर क्या करे उसको सिंथेसिस मतलब उसके बनने से रोके। ठीक है, क्योंकि कुछ विटामिन हमारे बॉडी में ही बनते हैं, आपको जैसे पता ही होगा विटामिन डी जो है होता है वो हमारा अपने आप से हमारी बॉडी में जो है उसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद 4 नंबर पे हमारा एपनिया। एपनिया है सस्पेंशन ऑफ ब्रीदिंग। सिंपल सी बात है, आपको एकदम एक से पूछा जा सकता है कि एपनिया क्या है, या सीधे ये दे देंगे सस्पेंशन ऑफ ब्रीदिंग, तो इसको किस नाम से जानते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमें जो है करनी होती हैं। अरेकिडोनिक एसिड। अरेकिडोनिक एक तरीके का फैटी एसिड होता है कंटेनिंग 20 कार्बन एटम विद 4 डबल बॉन्ड। जो कैसे मतलब उसकी कंपोजिशन होती है, उसमें 20 कार्बन के अणु होते हैं और 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, विद 4 डबल बॉन्ड्स इन द बॉडी। इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एसेंशियल फैटी एसिड लिनोलोइक एसिड। ये जो लिनोलोइक एसिड है आपका, पहले तो आप ये समझ लीजिए अरेकिडोनिक एसिड क्या है, एक तरह का फैटी एसिड है, और क्या मतलब कंटेन किए हुए है 20 कार्बन एटम्स विद 4 डबल बॉन्ड। ठीक है, 20 कार्बन अणुओं के साथ विद 4 डबल बॉन्ड्स। ठीक है, और ये बॉडी में कैसे बनता है, जो अरेकिडोनिक एसिड है कैसे बनता है, फ्रॉम द एसेंशियल फैटी एसिड। ये स्वयं नहीं बनता है, ये इसकी हेल्प से बनता है। जो लिनोलेइक एसिड है आपका, ये एक आवश्यक अवश्य अम्ल है, इसके हेल्प से आप कह सकते हो कि इसके हेल्प से ये बॉडी में ये वाला आपका फैटी एसिड बनता है। मतलब कि लिनोलेइक एसिड की हेल्प से अरेकिडोनिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, एग्जाम में आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है कि अरेकिडोनिक एसिड का निर्माण कैसे होता है, स्वयं से होता है, या अगर होता भी है तो कौन से फैटी एसिड की हेल्प से होता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद 16 है आपका एरारूट। स्टार्ची सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रूट ऑफ एरारूट प्लांट, ऑलमोस्ट प्योर स्टार्च। जो आपका एरारूट आपने देखा हो, हम लोग उसको हिंदी में अरारूट बोलते हैं, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। ये एक स्टार्ची सब्सटेंस है। क्या है इसमें, पूरी तरीके का स्टार्च वाला पदार्थ है। ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ से प्राप्त होता है, जो एरारूट का प्लांट होता है उसकी रूट से, मतलब उसकी जड़ों से प्राप्त होता है। ऑलमोस्ट प्योर स्टार्च, ये पूरा प्योर स्टार्च होता है। ठीक है, इसमें कोई मिलावट या और भी कोई चीज़ नहीं होती है। इसके बाद है हमारा 17 नंबर पे एथेरोस्क्लेरोसिस। ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन प्रॉपर इसका क्या डेफिनेशन है, नैरोइंग ऑफ आर्टीरियल वॉल्स ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ फैटी मटेरियल, जिसको हम लोग प्लेक्स बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो हमारी वॉल्स होती हैं आपके हार्ट के पास, मैंने हम लोगों ने पढ़ा था ना, आर्टरी और वेन्स होती हैं, वो नैरो हो जाती हैं। और क्यों नैरो हो जाती हैं, उनमें क्या होता है, फैटी मटेरियल डिपॉजिट होने लगता है। जो आप मान लीजिए आपकी ये हैं, ये तो मैंने बहुत मोटी बनाई, बहुत पतली पतली आर्टरीज होती हैं, तो इनके किनारे किनारे क्या होता है कि फैट जम जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब ये फैट, मान लो यहाँ फैट बहुत जम गया, तो इसको हम लोग प्लेक्स के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे, प्लेक्स। विद द रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो। जाहिर सी बात है, जब ये नैरो हो जाएगी तो ब्लड फ्लो क्या होगा, उसमें रुकावट पैदा होगी, और जब ब्लड फ्लो में रुकावट पैदा होगी तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि इंक्रीज्ड बीपी इंजर्स द आर्टीरियल वॉल्स फर्दर। जब बीपी भी बढ़ जाता है तो क्या होता है, जो आपकी आर्टीरियल वॉल्स हैं, एक तो ऑलरेडी इसमें फैटी मटेरियल डिपॉजिट हो चुका है, इसके बाद जब बीपी भी बढ़ जाता है तो इनकी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो आपकी आर्टीरियल वॉल्स हैं उनको और ज़्यादा इंजरी करती हैं। ठीक है, और ये सिचुएशन फिर और ख़राब हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, इसके बाद 8 है हमारा ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब सीधे से ये आप ये समझ लो, ये एक सेल्फ प्रोसेस है। ऑटोलाइसिस जो है, जिन भी चीज़ों में ऑटोलाइसिस होगा वो चीज़ें खुद से, मतलब खुद की वजह से
खराब होने मतलब खराब हो सकती हैं, सीधे आप ये समझ लो। जैसे आप देखो हरी पत्तेदार सब्जियां हम रखते हैं, तो अगर आपने उसको 3 दिन रखा ऐसे ही बिना किसी मतलब ना उसमें आपने गीले कपड़े से ढका, या ना आपने उसको थोड़ा मॉइस्चर दिया, ना आपने उसको फ्रिज में डाला, तो आप देखते हो कि धीरे धीरे वो खराब हो जाती हैं। या आपने देखा होगा पेड़ जो घर में होते हैं गमले में, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे उसमें कुछ पत्तियां येलो कलर की हो जाती हैं, वो अपने आप से सूख के गिर जाती हैं। तो वो प्रोसेस होता है, उसी को ऑटोलाइसिस बोलते हैं। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ सेल्फ डाइजेशन, ये एक सेल्फ डाइजेशन का प्रोसेस है बाय द एंजाइम्स नेचुरली प्रेजेंट इन द टिश्यूज विच में लीड टू डिटोरिएशन ऑफ क्वालिटी स्पेशली इन फ्रेश फूड। फ्रेश फूड मतलब जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां हैं या कुछ और ऐसे फूड हैं, फल हैं, है ना, इन सब चीज़ों की ये सब चीज़ें खराब हो सकती हैं। हरी सब्जियां भी तो आप देखते होगे कि खराब हो सकती हैं। तो ये क्या करती हैं, देखिए, डाइजेशन बाय द एंजाइम्स नेचुरली प्रेजेंट, किस वजह से, मतलब किसके द्वारा खराब हो सकती हैं, वह उनके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है उन्हीं की वजह से वो खुद खराब हो सकती हैं चीज़ें। ठीक है, तो आप ये चीज़ गौर करके देखना, घर में जो चीज़ें पड़ी होंगी कभी कभी खराब हो जाती हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑटोलाइसिस की प्रक्रिया कह सकते हैं। 19 है आपका बेसल मेटाबॉलिज्म। आप जानते ही होंगे इस चीज़ को। एनर्जी यूज बाय द बॉडी ड्यूरिंग फिजिकल, डाइजेस्टिव एंड इमोशनल रेस्ट। जब आपकी शरीर क्या कर रही होती है, फिजिकली और डाइजेस्टिव और इमोशनल रेस्ट के टाइम होती है, तब उस टाइम जो हमारा बॉडी एनर्जी यूज़ करता है उसको हम लोग बेसल मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, और ये कब डिटरमाइन किया जा सकता है, मतलब कब हम इसको देख सकते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म में कितनी एनर्जी लगी। तो यूजली डिटरमाइन 12 आवर्स आफ्टर इंजेशन ऑफ फूड। इंजेशन मैंने आपको बताया था ना, इंजेशन का मतलब भोजन अंदर ग्रहण करना। तो जब आपने भोजन अंदर ग्रहण किया उसके आफ्टर 12 आवर्स आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि रेस्ट के टाइम आपकी बॉडी ने कितना जो है एनर्जी को यूज़ किया। इसके बाद है 20 हमारा है बेरी अ डिफिशियंसी डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ थायमिन, जिसको हम लोग विटामिन B1 बोलते हैं, करेक्टराइज्ड बाय पॉलिन्यूराइटिस, एडिमा, इमोशनल एंड कार्डियक डिस्टर्बेंस, इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट एंड अ वेरी रैपिड हार्ट बीट। देखो बेरी जो आपका होता है वो स्पेशली जो अनाजों की लेयर होती है, ब्राउन लेयर होती है, उसमें पाया जाता है, और जो चावल होता है, चावल की जो ऊपरी परत होती है उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपके शरीर, वैसे तो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही लिटिल अमाउंट में होती है हमारी बॉडी में, लेकिन फिर भी अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो होता क्या है, पॉलिन्यूराइटिस जो आपका होता है, जो आपका पेरिफेरल सिस्टम है, पेरिफेरल हमने पढ़ा था ना, जो आपका पेरिफेरल सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है। एडिमा आप जानते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। इमोशनल एंड कार्डियक डिस्टर्बेंस, इंसान थोड़ा मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। कार्डियक डिस्टर्बेंस का मतलब उसके हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही कार्डियक डिस्टर्बेंस का मतलब ये इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, जो हार्ट है वो इनलार्ज हो सकता है, एंड अ वेरी रैपिड हार्ट बीट, और जो हार्ट बीट होगी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है। तो आप ये समझ लो कि जो बेरी रोग है वो विटामिन B1 की कमी से हो सकता है, और इसमें पॉलीन्यूराइटिस, एडिमा, इमोशनल एंड कार्डियक डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें हो सकती हैं। तो आप लोग ये चीज़ अपने डेली रूटीन में शामिल करिए, घर में स्वयं से शामिल करिए कि जो है अनाजों की जो बाहर वाली लेयर है और चावल को बहुत ज़्यादा रगड़ करके ना धुला जाए, क्योंकि उनमें विटामिन B1 होता है और इसकी बहुत थोड़ी आवश्यकता होती है, तो हम फूड के थ्रू आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर 21 है आपका, 21 है आपका बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन आपका क्या है, बीटा कैरोटीन है अ फैट सॉल्यूबल प्लांट पिगमेंट। एक ऐसा पिगमेंट है ये जो फैट सॉल्यूबल है, ये एड सॉल्यूबल लिखा गया, ये फैट सॉल्यूबल है। ठीक है, फैट सॉल्यूबल है विच इज प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। जो हमारा विटामिन ए है जिसको हम रेटिनॉल बोलते हैं, उसका ये प्रीकर्सर है। समझ रहे हैं आप, कहने का मतलब है कि फूड में जब हम विटामिन ए वाली चीज़ें खाते हैं तो वो रेटिनॉल के फॉर्म में नहीं खाते हैं, हम बीटा कैरोटीन के फॉर्म में खाते हैं, फिर वो हमारी बॉडी में जाकर के रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है इसी वजह से। और बीटा कैरोटीन के रूप में खाते हैं, वो जाकर रेटिनॉल में चेंज हो जाता है, रेटिनॉल इन द सेंस मतलब विटामिन ए में बदल जाता है, इसीलिए हम लोग इसको बीटा कैरोटीन को प्रीकर्सर बोल रहे हैं। मतलब विटामिन ए का पहला जो फॉर्म है वो क्या है, बीटा कैरोटीन है, वो बाद में जाकर के विटामिन ए बन रहा है, सो दैट हम लोग बीटा कैरोटीन को प्रीकर्सर बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 22 है हमारा बोन मैट्रिक्स। बोन मैट्रिक्स क्या है, द प्रोटीन ग्राउंड वर्क इन विच मिनरल्स डिपॉजिटेड। कहने का मतलब ये जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनका एक ग्राउंड वर्क है, ग्राउंड वर्क इन द सेंस कि मान लो बेस है, जैसे मान लो कि ये कोई हड्डी है, इस तरीके की हड्डी अरे जैसी भी होती है, ये ग्राउंड वर्क मान लीजिए आपका इस तरीके का है। यहाँ पर क्या है, ये वही बोन, इसको बोन मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी मिनरल्स होते हैं वो जाके डिपॉजिट होते हैं, जिससे हमारी हड्डियाँ क्या होती हैं, हार्ड बन पाती हैं, मजबूत हो पाती हैं। इसके बाद 23 नंबर है आपका 23 बफर सब्सटेंस विच रेजिस्ट चेंज इन द pH, चेंज इन pH आपका मतलब एल्कलिनिटी और एसिडिटी। ये एक बफर एक तरीके का ऐसा सब्सटेंस है जो मतलब रेजिस्ट करता है, रोकता है, किसको, pH में चेंज होने से बचाता है या रोकता है, आप कह सकते हो। pH आप जानते हैं ना कि
जो क्या क्षारीय होता है और अम्लीय होता है। तो ये क्या बफर जैसा सब्सटेंस है जो उसको पीएच में बदलाव होने से रोकता है, ठीक है। 24 है हमारा कैल्सिफिकेशन, प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिक टिश्यू बिकम्स हार्डन बाई अ डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। ये एक ऐसा प्रोसेस है कैल्सिफिकेशन जो क्या करता है, ऑर्गेनिक टिश्यूज बिकम्स, जो हमारे टिश्यूज हैं शरीर में या कोई भी टिश्यूज, वो हार्ड होते हैं बाई डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, मतलब उसमें कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट होता है, इस वजह से वो थोड़ा, इस वजह से उसमें उसकी जो संरचना है वो कठोर हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। हड्डियों में भी ऐसे ही होता है, जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी मुलायम होती हैं, आप देख रहे होंगे हड्डियाँ पता ही नहीं चलती हैं, जहाँ भी दबाओ वहीं बच्चे का स्किन, मतलब जो मसल्स होती हैं वो दब जाती हैं। तो क्यों दब जाती है? क्योंकि उसमें कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन नहीं हो पाया है अभी, ठीक है। तो इसीलिए जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका उसमें कैल्शियम सॉल्ट जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, कई सारे मिनरल्स जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, इसलिए जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी हड्डियाँ जो क्या होती हैं, हार्ड दिखने लग जाती हैं। इसके बाद 25 है हमारा कैपिलरी, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज टेक्स प्लेस थ्रू द ऑफ द कैपिलरीज। जो ब्लड और टिश्यूज हैं, आपने पढ़ा ना हम लोगों ने हार्ट वाले में कि जब ब्लड फिल्टर हो जाता है, हाँ ब्लड मतलब प्योर हो जाता है, प्योर होने के बाद वो सारे टिश्यूज़ और सेल्स में जाता है, वहाँ पर जितने भी टिश्यूज़ और सेल्स होते हैं वो ब्लड को ले लेते हैं, जो मतलब जितना उनको लेना होता है या जो पदार्थ लेना होता है। तो वही वाली बात हो रही कि यहाँ पर जो एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यूज़ के बीच, वो किसके थ्रू होता है, जो कैपिलरीज होती हैं। और जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, जैसे समझ लीजिए ये जो मैंने एक लाइन बनाई है, ये दो बना दी है तो बहुत मोटी हो गई, आप ये समझ लो यही जो एक लाइन है यही आपकी एक कैपिलरी है, बहुत बारीक होती है, बहुत बारीक हो रही हैं, तभी तो जो है ये एक्सचेंज ऑफ ब्लड का हो पा रहा है, मतलब ब्लड का एक्सचेंज और मटेरियल जो भी है वो सारी चीज़ें हो पा रही, बहुत थिन होती है वो इस वजह से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर ये चीज़ कि मतलब यूज़फुल और हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यूज़फुल है, बाकी आप लोग भी अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा, तो उससे मुझे हेल्प हो पाएगी। अगर बढ़िया रहा तो मैं अभी तो जैसे मान लीजिए हम लोग कभी 30 डिस्कस करते हैं, कभी 25 पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो आगे मैं इसमें धीरे धीरे करके इसको हम लोग 50 कर देंगे, तो कम से कम एटलीस्ट अगर हमने एक दिन में 50 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं तो उसमें होगा क्या कि अगर एग्ज़ाम में से उसमें से 5 पॉइंट भी फंस जा रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आप मिलते हैं हम लोग फिर से मंडे को, या फिर कल भी देखते हैं अगर मिल पाते हैं तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कैसा रहा ये वीडियो, और मिलते हैं फिर। चलिए आप लोग ध्यान रखिए अपना, आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय।